नमस्ते। आज हम एक बहुत ही तेज सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बस्तियों से बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हो गए और कैसे कुछ आइडियाज ने, कुछ विचारों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की शक्ल ही बदल दी। अब सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है? मतलब हजारों साल का इतिहास और वो भी कुछ ही मिनटों में? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल तो है। पर हम क्या करेंगे? हम सिर्फ उन बड़े बड़े पड़ावों पर रुकेंगे, उन टर्निंग पॉइंट्स पर जिन्होंने भारत के इतिहास को वो शक्ल दी जिसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होगा मेहरगढ़ के सबसे पहले किसानों से। फिर हम पहुंचेंगे सिंधु घाटी के उन रहस्यमयी शहरों में। वहां से आगे बढ़कर वैदिक युग के मंत्रों और भजनों को सुनेंगे और फिर देखेंगे मौर्य और गुप्त जैसे ताकतवर साम्राज्यों का बनना और बिखरना। और ये सब हमें आखिर में दिल्ली सल्तनत के दरवाजे तक ले आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सिविलाइजेशन से, एक ऐसी सभ्यता से जो अपने जमाने से बहुत आगे थी, जिसकी इंजीनियरिंग कमाल की थी, पर जिसकी अपनी कहानी आज तक एक पहेली बनी हुई है। जरा सोचिए, आज से कोई 4,500 साल पहले की बात है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहर थे जहां एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें थीं, ढकी हुई नालियां थीं और तो और हर जगह एक ही साइज की ईंटें इस्तेमाल होती थीं। मतलब ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज समाज था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ी पहेली क्या है? उनकी भाषा, उनकी लिखावट, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। सिंधु घाटी के शहरों का खत्म होना सिर्फ एक सभ्यता का अंत नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। इसके बाद जो समाज सामने आया वो बिल्कुल अलग था, वैदिक युग। अब जोर बड़े बड़े शहरों और व्यापार पर नहीं था, बल्कि गांव देहात पर था, पशु पालने वाले कबीलों पर था। और ज्ञान, उसे लिखा नहीं जाता था, बल्कि पवित्र मंत्रों के रूप में मुंह ज़बानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। सच कहूं तो ये इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अब हम आते हैं वैदिक युग में। ये वो दौर था जिसने भारत की कई सामाजिक और दार्शनिक परंपराओं की नींव डाली। इसी दौर में वेदों की रचना हुई। एक नई सामाजिक व्यवस्था, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं, सामने आई, जिसने समाज को 4 हिस्सों में बांटा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे कबीले थे, जिन्हें जन कहते थे, वो भारत के पहले राज्यों यानी जनपदों में बदलने लगे। और जब ऐसा हुआ तो एक नई सोच, एक नई बेचैनी पैदा हुई। और इसी बेचैनी से जन्म हुआ बौद्ध और जैन धर्म जैसे क्रांतिकारी विचारों का। देखिए, जब महाजनपद बने और शहर फिर से बसने लगे तो एक ऐसा माहौल तैयार हुआ जहां लोग सिर्फ पुराने रीति रिवाजों और यज्ञों से खुश नहीं थे। उनके मन में बड़े सवाल उठ रहे थे। जिंदगी क्या है? दुख क्यों है? और इसी खोज ने, इन्हीं सवालों ने भारत के महान दार्शनिक आंदोलनों को जन्म दिया। तो छोटे छोटे राज्यों के बाद अब हम इतिहास के एक ऐसे दौर में पहुंच रहे हैं जहां ये बिखराव खत्म होता है और पहली बार इस उपमहाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ही झंडे के नीचे आ जाता है। अच्छा, एक बात समझने वाली है। मौर्य साम्राज्य कोई रातों रात नहीं बन गया था। इसकी जमीन पहले ही ताकतवर नंद वंश ने तैयार कर दी थी। फिर क्या हुआ? सिकंदर ने हमला किया, जिससे उत्तर पश्चिम में एक पावर वैक्यूम, मतलब एक खालीपन सा आ गया। और बस इसी मौके का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और रणनीतिकार चाणक्य की मदद से और सत्ता अपने हाथ में ले ली। चंद्रगुप्त के पोते थे अशोक, उन्होंने भी साम्राज्य को और फैलाया। लेकिन एक जंग, कलिंग की जंग, जो आज का ओडिशा है, उस जंग की कीमत बहुत भारी पड़ी। कहते हैं इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। और इस एक युद्ध ने सम्राट अशोक को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अशोक का ये जो हृदय परिवर्तन था ना, वो उनके खुद के शब्दों में पत्थरों पर लिखा हुआ है। उस जंग की तबाही ने उन्हें इतना झकझोर दिया कि उन्होंने तलवार छोड़कर नैतिक शासन का रास्ता अपना लिया। सोचिए, उस जमाने में किसी राजा का अपनी गलती मानना और पछताना, ये एक बहुत ही बड़ी और अनोखी बात थी। तो ये अशोक का धम्म था क्या? असल में ये कोई नया धर्म नहीं था। ये तो एक नैतिक कोड था, एक जीने का तरीका जो सामाजिक जिम्मेदारी, टॉलरेंस और अहिंसा पर जोर देता था। और अपना ये संदेश फैलाने के लिए उन्होंने पूरे साम्राज्य में पत्थर के खंभों और चट्टानों पर इसे लिखवा दिया।
इतना ही नहीं, शांति का ये पैगाम लेकर उन्होंने दूसरे देशों में भी अपने दूत भेजे। अच्छा, मौर्य साम्राज्य के बिखरने के बाद भारत में फिर से छोटे छोटे राज्यों का दौर आया, लेकिन करीब 500 साल बाद एक और महान साम्राज्य का उदय हुआ। एक ऐसा दौर जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये तो जैसे ज्ञान और कला का एक विस्फोट था। इसी दौर में कालिदास ने अपने नाटक लिखे, आर्यभट्ट ने सिर्फ आसमान के तारे नहीं गिने, बल्कि उन्होंने ब्रह्मांड को समझने के लिए गणित का इस्तेमाल किया। और हाँ, शून्य यानी जीरो की खोज, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये तो एक क्रांति थी जिसने साइंस और मैथ्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी समय में भारत के मंदिरों का जो क्लासिक डिजाइन है वो भी उभर कर सामने आया। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहता। मध्य एशिया से हूणों के लगातार हमले होते रहे और इन हमलों ने गुप्त साम्राज्य की कमर तोड़ दी और एक बार फिर वो एक झंडे वाला शासन खत्म हो गया। तो चलिए अब गुप्तों की बाद के दौर में चलते हैं। अब राजनीतिक एकता तो नहीं थी, देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन एक नई चीज हो रही थी। लोगों के अंदर धर्म को लेकर एक नई, गहरी और पर्सनल फीलिंग जाग रही थी। इस दौर की खासियत ये थी कि भारत के अलग अलग हिस्सों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। जैसे उत्तर भारत में नागर स्टाइल के मंदिर बने, जिनके शिखर घुमावदार होते हैं। वहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ स्टाइल के मंदिर बने, जो पिरामिड की तरह दिखते हैं। और इसी दक्षिण में एक और चीज हुई, नयनार और आलवार जैसे संत कवियों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। मतलब अब बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड की जगह भगवान से सीधे पर्सनल लव और डिवोशन पर जोर दिया जाने लगा। तो कह सकते हैं कि ये दौर प्राचीन भारत का अंत था और एक नए युग की शुरुआत, क्योंकि 13वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसने इस उपमहाद्वीप का राजनीतिक नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो अगर हम पूरे सफर को देखें तो प्राचीन भारत के इतिहास में एक पैटर्न सा नजर आता है, एक साइकिल। शहरी दौर के बाद ग्रामीण दौर आता है, एक बड़े साम्राज्य के बाद देश फिर छोटे छोटे राज्यों में बंट जाता है। ये बनने और बिखरने का, उठने और गिरने का एक लगातार चलने वाला चक्र है। और यहीं पर आकर हमारा सफर हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ देता है। इतने सारे बदलावों के बाद प्राचीन भारत का कितना कुछ आज भी हमारे बीच जिंदा है। सिंधु घाटी की टाउन प्लानिंग से लेकर गुप्त काल के जीरो तक, अशोक के धम से लेकर भक्ति आंदोलन के गीतों तक, ये सारे विचार, ये सारी खोजें आज हमारी दुनिया पर कितना असर डालती हैं, ये एक सोचने वाली बात है।